अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ नाइट के साथ मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान यासी। आज हम अपने प्रोग्राम में बात करेंगे निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का क्याम 2017 में अमल में लाया गया। इस हवाले से हम आज आपको दिखाएंगे कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी किस तरह से वर्किंग कर रही है। आज हम आपको निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात में लेके जाएंगे, वहाँ पर वर्किंग दिखाएंगे, रिसर्च के हवाले से अब तक क्या हो चुका है, किस तरह से रिसर्च के हवाले से वहाँ पर वर्किंग हो रही है, ये भी हम आज के प्रोग्राम में जानेंगे। उसके साथ साथ निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने एक नए कॉलेज का भी आगाज़ करने जा रही है। फार्मेसी कॉलेज के हवाले से भी हम आपको दिखाएंगे कि किस हद तक जो कॉलेज ऑफ फार्मेसी है उसकी वर्किंग कंप्लीट हो चुकी है, कब से उसका आगाज़ होने जा रहा है। और आज हम वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी और उसके साथ साथ डॉक्टर, स्टूडेंट्स और तमाम तरह प्रोफेसर से बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अपने क़याम से लेकर अब तक किस हद तक कामयाबियाँ समेट चुकी है। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी का जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो किस तरह से काम कर रहा है, अब तक कितने एग्ज़ाम निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी कंडक्ट करा रही है और उसके साथ साथ कितने कॉलेजेस में निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ये सारा कुछ एग्जामिनेशन के हवाले से अमूर से अंजाम दे रही है। आज सारी सूरत हाल पर बात होगी, हमारे साथ रहे। आज हम बात करें निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। हम इस वक्त पहुँचे हैं स्किल लैब में। हमारे साथ मौजूद हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर अल्ताफ साहब। सर, स्किल लैब निश्तर यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट्स के लिए किस हद तक ये कारामद साबित हो रही है और इसका आगाज़ कब से किया गया? वेलकम आपको स्किल लैब में आज आप आए हैं पहली दफ़ा। तो स्किल लैब जो है ये किसी भी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल का एक अहम जुज़ होता है और इसके बग़ैर हम समझते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की ट्रेनिंग अधूरी रहती है। और ये स्किल लैब आज से तकरीबन 2 साल पहले जो है इसकी कंस्ट्रक्शन रहमत फाउंडेशन के तावन से, जो अमेरिका में हमारी अलमनाई है, हमने इसको कंस्ट्रक्शन इसकी शुरू की। ये बेसमेंट था और इसको कन्वर्ट किया गया और यहाँ से बाहर से सारे इसके जो सिमुलेटर्स थे वो इंपोर्ट किए गए। और यहाँ इस वक्त हमारी यूनिवर्सिटी और हॉस्पिटल्स के मैक्सिमम जो हाउस ऑफिसर्स और नर्सेज हैं, जो डॉक्टर्स हैं, पीजीआरस हैं, उनको ट्रेनिंग दी जाती है कि एक मरते हुए शख्स को, एक हार्ट अटैक वाले बंदे को कैसे बचाया जा सकता है। ट्रेनिंग के हवाले से आप बात करें, वैसे बाकी लैब्स भी मौजूद हैं, स्किल लैब और बाकी जो लैब्स हैं इनमें फ़र्क क्या है? ज़रा जो हमारी आम लोग हैं उन्हें मालूम हो सके कि इसका बेसिकली पर्पस क्या है, इसमें ट्रेनिंग किस तरह की दी जाती है और क्या ये बाकी लोगों के लिए भी है या सिर्फ डॉक्टर्स के लिए होती है? ये स्किल लैब एंटायरली इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम द अदर लैब्स, क्योंकि स्किल लैब के मतलब, स्किल का मतलब ये है कि आपको एक आर्ट फिज़िकली चीज़ सिखाई जाती है और उसके अंदर वेरियस प्रोग्राम्स हैं जो पूरी दुनिया में जिनकी अथेंटिसिटी है, लाइक BLS प्रोग्राम है, ACLS प्रोग्राम है। तो हमने फ़िलहाल यहाँ पर BLS और एयरवे मैनेजमेंट प्रोग्राम शुरू किया है और BLS प्रोग्राम है बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम। बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम उससे यहाँ प्रैक्टिकली भी हो रहा होगा? प्रैक्टिकली होता है, जिसकी यहाँ पर बाकायदा क्लासेस होती हैं, सर्टिफिकेशन होती है और वो यहाँ पर बच्चों को, डॉक्टर्स को, नर्सेज को और यहाँ तक के पब्लिक को भी हम उसकी ट्रेनिंग देते हैं। तो मैं आपको इस वक्त अपनी लैब्स दिखाना चाहता हूँ जो हमने बनाई हैं। तो उसमें 2 लैब्स हैं इस वक्त। आगे ACLS का सामान आ रहा है। तो इस वक्त आपके एयरवे मैनेजमेंट है और मेरी यहाँ पूरी एक टीम है जो इंस्ट्रक्टर्स पे मुश्तमल है। 3 इंस्ट्रक्टर्स हैं हमारे पास जो इस वक्त लैब्स को देखभाल कर रहे हैं और वो सिखाते हैं। ये स्किल लैब नंबर 1 में हम पहुँचे हैं और यहाँ पर जो बेसिक जो लाइफ सपोर्टिंग के हवाले से जो है ये तारफ़ करवाता हूँ, डॉक्टर शम्स साहब हैं, ही इज़ द हेड ऑफ़ द स्किल लैब और इस वक्त यही लुक आफ्टर कर रहे हैं। डॉक्टर ज़हरा हैं, ये इंस्ट्रक्टर हैं। डॉक्टर बीनेश हैं, ये भी इंस्ट्रक्टर हैं जो एयरवे और BLS प्रोग्राम्स को लुक आफ्टर कर रही हैं। डॉक्टर शम्स, ज़रा बताइएगा, हम जिस जगह पे मौजूद हैं यहाँ पर क्या क्या स्किल सिखाई जा रही हैं और जो एक आम इंसान जिसको हार्ट अटैक होता है या उसकी लाइफ बचाने के हवाले से, तो उसके लिए किस तरह से यहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका शुक्रिया कि आप लोग टाइम निकाल के यहाँ पर आए हैं। स्किल लैब का मकसद बेसिकली ये है कि जो स्किल्स या किसी मरीज़ की जान बचाने के लिए ज़रूरी हैं, जब वो बेहोश हो जाए या एकदम से उसका दिल रुक जाए या सांस लेना बंद कर दे, तो उसका सांस कैसे बहाल करना है और उसका दिल कुछ देर के लिए हमने कैसे धड़काना है ताकि उसका दिमाग की ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से डेथ ना हो।
तो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि ये 2022 में हमने इसका इनाग्रेशन किया स्किल लैब का। उससे पहले कोई प्रॉपर स्किल लैब नहीं थी, जिसके लिए मैं सब डोनर्स का भी और ख़ास तौर पे अपने वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर राना अल्ताफ़ साहब का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि ये स्किल लैब यूनिवर्सिटी के लिए यूँ समझने की एक रीढ़ की हड्डी होती है। ये वो सारी स्किल्स हैं जो हम इस स्किल लैब से पहले हम मरीज़ों पे सीखा करते थे। अच्छा, आप कोई हमें दिखा भी देंगे किस तरह से यहाँ पर? ये हमारी एयरवे मैनेजमेंट की स्किल लैब है। इसमें हम अगर कोई मरीज़ अपना जब बेहोश हो जाता है तो ज़ाहिर है वो अपनी सांस बहाल नहीं कर सकता, सांस नहीं ले पाता, तो उसका सांस बहाल करने के लिए कैसे उसकी सांस की नाली में ये हम मसनूई ट्यूब डालते हैं, इस स्किल लैब में हम इस डमी पे ये सिखाते हैं। अब तक कितने स्टूडेंट्स को आप लोग ट्रेन कर चुके हैं? हम यहाँ पर BLS कोर्सेज करवा रहे हैं जो CPR है, और एयरवे मैनेजमेंट कोर्सेज करवा रहे हैं, तो हम लगभग 1000 से 1200 लोगों को हम ट्रेन कर चुके हैं। 1000 से 1200 लोगों को ट्रेनिंग। अच्छा, एयरवे मैनेजमेंट के हवाले से बताइएगा कि किस तरह से ये एक आम मरीज़ को उसकी लाइफ को बचाने के लिए करामत साबित होती है, और हमें इसको किस तरह से बाकी लोगों को किस हद तक इसके बारे में मालूम होना चाहिए? ठीक है, एयरवे मैनेजमेंट प्रोग्राम जो हम लोग यहाँ पे करवाते हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि कभी एक इंसान के जब आप सांस की नाली के अंदर कोई ऐसी चीज़ चली जाती है जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा होता, क्योंकि आपको पता है घरों में भी हो सकता है, किसी भी वक्त हो सकता है। बिल्कुल, ये बच्चे अक्सर जो है कोई ना कोई टॉय या फिर कोई खिलौना है वो अपने गले में ले जाते हैं। उस वजह से हमें उसकी चोकिंग या उसके गले में से ये फॉरेन बॉडी कैसे हमने बाहर निकालनी है, हमारे पास इस चीज़ का भी हम उनको सिखाते हैं। तो सर एयरवे मैनेजमेंट में फॉर एग्जांपल हमारे पास जिस तरह अब हमारे पास सिमुलेटर्स आ गए हैं, ठीक है, हमारे पास डमीज़ आ गई हैं। पहले हमारे पास क्या था कि हमारे पास एक लिमिटेशन थी, वो क्या थी कि हमारे पास इंसानी जिस्म था, हमें जो सीखना था उसी पे सीखना था। अब जो है हमारे पास यहाँ डमीज़ आ गई हैं। VC साहब की बहुत कोशिशों के बाद माशाल्लाह इतने अच्छे तरीके से यहाँ पे हमारी स्किल लैब जो है ऑर्गेनाइज हो सकी है, मेंटेन हो सकी है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत से जो कि स्टूडेंट्स हैं और बहुत से जो कि आम आवाम है वो सब आके मुस्तफ़ीद हो सकती है, ताकि जब भी देखें ये एक नॉर्मल डेली की बात है। घर में बच्चों के साथ हो सकता है, बड़ों के साथ हो सकता है, बुजुर्गों के साथ हो सकता है। हाँ जी, ये क्योंकि इसमें तो आप लोगों के पास टूल्स भी हैं और मालूम भी है, तो घर में किस तरह से लोग इस तरीके को इस्तेमाल करके फौरी तौर पर हेल्प दे सकते हैं? उसके लिए ये है कि हमारी स्किल लैब इट इज़ ओपन फॉर एवरीबडी। हम हर किसी को वेलकम करते हैं, आएँ यहाँ पे रजिस्टर करवाएं, और उसके बाद हमारा जो कि स्केजुअल है हमारा वर्कशॉप्स का वो आके अटेंड करें, ताकि वो जो है इस चीज़ को इसमें ना एक्सपीरियंस हासिल करें कि हमने कैसे करना है। अब देखिए बात ये कि हमने यहाँ पे चीज़ प्रोवाइड कर दी है, कहते हैं कि हर किसी को उतना ही मिलता है जिसके लिए वो कोशिश करता है। अब आना यहाँ पे खुद है उन्होंने, हमने चीज़ प्रोवाइड कर दी है। प्रोवाइड कर दिया। अच्छा डॉक्टर बिनिश, आप बताइएगा CRP के हवाले से बताइएगा कि जिस तरह बताया कि बाकी लोग भी आ सकते हैं, निश्चित में तो डॉक्टर्स भी हैं, स्टूडेंट्स भी हैं, पैरामेडिक्स भी हैं, अब जो आम लोग हैं वो किस तरह से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, किस तरह पे यहाँ पे आकर ट्रेनिंग हासिल कर सकते हैं, क्या उनके लिए कोई टाइम मुख्तस है, वो किसको आके मिलें, इसके बारे में थोड़ा बताइए। अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर आस्किंग। हमारी स्किल लैब जो है वो हर एक के लिए खुली हुई है, और ये जो कोर्सेज़ हैं ये सारे जैसे लेमैन कोर्स ये हर एक को आना चाहिए। और हम लोगों के वीकली फ्लायर्स बनते हैं, हफ्ते में 2 दफ़ा हम ये कंडक्ट करवा रहे हैं, हर सोमवार को और हर जुमेरात को। और इसके फ्लायर्स जो हैं वो सोशल मीडिया पे हर जगह हैं, आपको सिर्फ एक मैसेज करना है और अपनी रजिस्ट्रेशन करवानी है। रजिस्ट्रेशन करानी है और यहाँ पर आकर आप ये सारा कुछ सीख सकते हैं। सर ये बताइएगा कि आप जिस तरह से यहाँ पर मुख्तलिफ पूरा डिपार्टमेंट मौजूद है और एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं, तो पब्लिक को क्या मैसेज देना चाहेंगे? जिस तरह डॉक्टर्स कह रहे थे कि ये काफ़ी लाजमी है और तकरीबन तमाम लोगों को, क्योंकि हमारे स्कूल्स में लोगों को नहीं पता, हमारी यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पता होता, हमारे कॉलेजेस हैं, हमारे स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट है, और लोग ढूंढ रहे होते हैं, हम रेस्क्यू कॉल कर रहे होते हैं, उसका इंतज़ार कर रहे होते हैं, तो ये कितना लाजमी है? ये मैं समझता हूँ कि हर शख्स के लिए ये ट्रेनिंग लाजमी है, क्योंकि आप जब 11 22 को भी कॉल करते हैं तो वो जो टाइम इंटरवल है वो गोल्डन टाइम होता है, उसको हमें सेव करना चाहिए। और उस दौरान अगर उसका दिल की धड़कन को हम उसको मेंटेन रख सकते हैं CPR के ज़रिए, और उसका एयरवे मेंटेन रख सकते हैं, तो हमें वो टाइम मिल जाता है कि जब प्रॉपर जो एम्बुलेंसेस के ट्रेन लोग हैं वो आकर उसको संभाल लें तो वो लाइफ बच सकती है। फ्यूचर में स्किल लैब को मज़ीद किस तरह से इसको इम्प्रूव किया जाएगा, मज़ीद क्या प्लान्स हैं? हमारे आगे ACLS की है जो नेक्स्ट प्रोग्राम है BLS के बाद, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट मंथ में हमारी वो सिमुलेटर्स आ जाएंगे और उसका इक्विपमेंट आ जाएगा, तो हम ACLS भी जनवरी से शुरू कर देंगे। हम कहाँ जा रहे हैं? इसके बाद हम आपको CPR दिखाते हैं जो बेसिक
लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम में होता है, वो एयरवे। इस वक्त आप एयरवे मैनेजमेंट में खड़े हैं। जरा आगे जाएंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, हमने आपको एयरवे प्रोग्राम जो था, मैनेजमेंट प्रोग्राम, वो हमने आपको दिखाया कि किस तरह की उसकी ट्रेनिंग मुकम्मल कराई जाती है निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में। अब हम पहुंचे हैं बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम के हवाले से। उसके हवाले से भी सर, बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रोग्राम कितना लाजमी है सिखाना, क्योंकि हमारे यहाँ स्कूल्स में सैकड़ों बच्चे होते हैं, कॉलेजेस में होते हैं स्टूडेंट्स, और उसके अलावा जब भी कोई इवेंट हो रहा होता है, गैदरिंग होती है, जलसे जुलूस होते हैं, तो इस प्रोग्राम का एक आम आदमी को मालूम होना कितना लाजमी है? देखिए, बेसिक लाइफ सपोर्ट मैं समझता हूँ कि ये बेसिक मीन कि उसके लिए ज़रूरी है कि वो बेसिक से स्टार्ट, बुनियादी चीज़ है। तो ये बुनियादी तरबियत जो है हर शहरी को ये आनी चाहिए, और हर शहरी पे लाजम है कि वो हमारे पास आकर इसका सीखे। हम इसकी एडवर्टाइजमेंट करते रहते हैं, हमारे पास इसकी रजिस्ट्रेशन होती है, और जिसने भी ये सीखा हुआ हो, मेनली वो अदारों के लोग सीखें जहाँ पर बहुत सारे लोग होते हैं। वहाँ पर अगर 10-10 बंदे भी सीख लें तो हमारे ख़्याल में वो काफ़ी हैं। फॉरेन कंट्रीज़ में तो आप सारे प्लाजाज में, सब एयरपोर्ट्स पे ये सिस्टम भी लगे होते हैं जो हम आपको अभी दिखाएंगे। और जिसने ये BLS कोर्स किया होता है वो अक्सर जो है ना, वो कार्डियक अरेस्ट में जहाँ भी दिल और सांस बंद होता है, वो वहाँ पर इब्तदाई जो है वो इनिशियल मैनेजमेंट कर सकता है। यहाँ पर ट्रेनिंग के डिटेल मेरे इंस्ट्रक्टर्स बताएंगे कि वो कितनी वर्कशॉप्स करवा चुके हैं और उसके मज़ीद क्या फ़वाइद है। मज़ीद क्या फ़वाइद है, डॉक्टर शम्स बताइएगा। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ आपने डमीज़ भी रखी हुई हैं, तो बेसिकली किस तरह से सिखाते हैं, थोड़ा हमें प्रैक्टिकली भी करके दिखाइएगा ताकि हम दिखा सकें कि और लोग भी मोटिवेट हो सकें कि ये चीज़ सीखना कितना लाजमी है। सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँ कि जब मैंने हाउस जॉब की थी आज से कुछ 10-12 साल पहले, तो हमें CPR जो है वो इंसानों पे सिखाया गया था। मरीज़ आते थे जिनके दिल नहीं चल रहे होते थे, तो हमें सिखाया जाता था, और बस वो फिर उनके लवाहिकीन की भी हालत बड़ी गैर होती थी हमारी हरकतें देख के। इसी वजह से यकीन करें कि हमने सोचा कि यार ऐसे नहीं होना चाहिए, क्योंकि अल्लाह माफ़ करे हम सब के घर में बुज़ुर्ग भी हैं, बच्चे भी हैं, किसी को भी ज़रूरत पड़ सकती है। तो अब जो है हमारे पास ये बड़ी लेटेस्ट डमीज़ हैं, इनमें जब हम इनका CPR करते हैं तो ये हमें फीडबैक भी देती हैं कि क्या सही CPR हो रहा है या नहीं हो रहा, क्या दिल सही तरह पुश हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो अब मैं आपको करके दिखा दें तो हम यहाँ पर हम आपको CPR के हवाले से बता रहे हैं, और इसके साथ साथ जो बेसिक लाइफ प्रोग्राम है जो जहाँ पर सिखाया जाता है, तो उसके हवाले से जो हमारे साथ डॉक्टर्स की टीम है वो हमें अगर हम स्टार्ट कर सकें तो। हाँ जी, इसमें ऐसे है कि आप सपोज करते हैं, हम ख़ास करते हैं कि ये इंसान बैठ के दिखा, बैठ के, तो ये एकदम से ना इसका दिल रुक गया है, सांस रुक गया है, तो हमने इसको रिवाइव करना है जब तक कि 1111 नहीं आ जाती। तो सबसे पहले हमने सेफ्टी इंश्योर करनी है। सीन इज सेफ, हे आर यू ओके, समबडी प्लीज हेल्प, कोई मदद करे प्लीज मेरी, आ जाए प्लीज मेरी मदद करें। 1,000, 2, 1,000, 3, 1,000, 4, 1,000, 5, 1,000, 6, 1,000, 7, 1,000. Activate emergency and please bring me AED. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. One, 2, 3, 4, 5. आप आ जाए प्लीज। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. आप AED अटैच कर दें। ये इस हवाले से जो CPR प्रोग्राम है वो सिखाया जा रहा है, और इस हवाले से हम ये काफ़ी लाजमी है, क्योंकि जब भी एक मरीज़ घर में उसको दिल का प्रॉब्लम होता है, उसकी सांस रुक जाती है, तो इस हवाले से अगर मालूम होगा तो वो एक सही तरीके से उसको फ़ौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दे सकेगा। क्योंकि हमारे यहाँ रेस्क्यू के इंतज़ार में, डॉक्टर्स के इंतज़ार में तो काफ़ी टाइम लग जाता है, उसके बाद इंसानी जान के ज़ाया होने का खदशा होता है। तो अगर यही ट्रेनिंग जो यहाँ पर दी जा रही है अगर मालूम हो तो फिर जान को बचाया जा सकता है। जी बिल्कुल, इसमें यह है कि जब तक 1122 या ACLS चीन में आती, तब तक हम एक दफ़ा अगर मरीज़ के ब्रेन को 3 से 4 मिनट तक अगर ब्लड नहीं मिलता तो वो हमेशा के लिए डेड हो जाता है।
तो 3 से 4 मिनट के बाद शायद हार्ट तो वापस आ जाए, लेकिन वो मरीज़ सारी ज़िंदगी के लिए अपाहिज हो जाता है। तो हमें मरीज़ को 1122 के पहुंचने तक उसके दिमाग को खून पहुंचाना है, और वो ये इसी तरह दिल को पंप करने से ही मुमकिन है। बच्चों के लिए क्या है, क्योंकि एक तो ह्यूमन बॉडी है उसमें तो आसानी हो सकती है, लेकिन एक आम बच्चा है उसके लिए क्या तरीकाकार होगा? अच्छा, उसमें यह है कि बच्चों की चूँकि बॉडी छोटी है, तरीक़ाकार उसका भी यही है कि हमने उसके दिल को कंप्रेस करना है और उसको सांस देने हैं, क्योंकि सांस जब तक नहीं लेगा तो ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगा। उसमें हमारे तरीक़ाकार डिफरेंट है। उसमें हम पूरे हाथ से नहीं करते हैं, उसमें हम सिर्फ 2 उंगलियों से करते हैं, 1 2 3 4। और अगर उंगलियां इसके अलावा आप ये थंब से भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6। और उसी तरह एम्बो बैग के साथ या मास्क के साथ आप। एक और चीज़ मालूम कैसे होगा कि इसको इस ट्रीटमेंट की भी ज़रूरत है? हाँ, उसमें सबसे पहले जैसे मैंने आके मरीज़ को असेस किया ना, कि मैंने आते ही पहले उसकी, बच्चों में हम ये नब्ज़ लेते हैं और बड़ों में हम ये शाहरग की जो है वो नब्ज़ लेते हैं। तो हम पहले नब्ज़ लेते हैं, अगर नब्ज़ नहीं है और उसकी छाती देखते हैं कि अगर वो सांस भी नहीं ले रहा, छाती मूव नहीं कर रही 7 से 10 सेकंड के लिए, कोई नब्ज़ नहीं है, कोई छाती की मूवमेंट नहीं है, तो फिर हम ये समझते हैं कि ये मरीज़ का दिल भी रुक गया और सांस भी रुक गया। फिर हम उसको ये CPR जिसको हम कहते हैं, ये रिससिटेशन मूवमेंट स्टार्ट कर देते हैं। CPR कितने अगर टाइम में की जाए तो जो सांस है वो दोबारा से बहाल हो जाती है, दिल काम करना शुरू कर देता उसमें ये है कि दिल के काम करने के लिए ये मशीन AED जिसको हम कहते हैं या डिफिब्रिलेटर कहते हैं, वो अशद ज़रूरत उसकी होती है। ये है। शॉपिंग मॉल्स वगैरह में भी कंसेप्ट है या नहीं होना चाहिए? देखें, आप अगर बाहर जाएं तो बाहर तो आप किसी भी शॉपिंग मॉल को तब तक रजिस्टर ही नहीं करा सकते, उसका लाइसेंस ही नहीं मिलता जब तक आप उसमें AEDs आप प्रोवाइड करते। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी पाकिस्तान में कुछ बड़े बड़े शॉपिंग मॉल्स में, जैसे कराची में डॉलमन मॉल है, लाहौर में पैकेजेस मॉल में शायद मौजूद हैं, वरना मुल्तान में मेरा नहीं ख्याल, मुल्तान इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तो मैंने देखी है। उसके अलावा अभी हमारे यहाँ ये रिवाज अभी नहीं है। जी, हमारे यहाँ स्कूल्स में भी होना चाहिए, कॉलेजेस में होना चाहिए, यूनिवर्सिटीज़ में भी होना चाहिए, उसके साथ साथ शॉपिंग मॉल्स में भी इसका होना लाजमी है। हमने आपको स्किल लैब के तमाम तर जो यहाँ पर शोबाजात थे वो बताए। हम सर आगे भी जाएंगे, हमारे साथ रहिएगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिससे आज हम बात कर रहे हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से। हम इस वक्त निश्तर के जो सर्द खाना है जहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जाता है उस हवाले से पहुँचे हैं। इस पर बात करें, हमारे साथ वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद है। सर बताइएगा, निश्तर के हवाले से हमने माजी में भी देखा, अब इस जो सर्द खाना है इसको किस तरह से अपडेट किया जा रहा है, और यहाँ पर अब कितनी आने वाले दिनों में हम देख सकते हैं अगर डेड बॉडीज़ निश्तर में आती हैं तो कितनी बड़ी तादाद में यहाँ पर डेड बॉडीज़ को रखा जा सकता है और उसके बाद लवाहिकीन के हवाले किया जाएगा। किस तरह से इसको अब बेहतर बनाया जा रहा है? इस पर जी काफ़ी काम हो रहा है, और ये जो मार्चरी है हमारी, जिसको मुर्दा खाना भी कहते हैं, डेड सेल भी कहते हैं, इस वक्त तो हमारे पास कोई भी डेड बॉडी नहीं है, क्योंकि सारी मार्चरी हमारी अंडर कंस्ट्रक्शन है। और ये 15-20 दिन के अंदर इंशाल्लाह ताला आप देख रहे होंगे कि ये यूनाइटेड किंगडम से हमने पूरी एक मार्चरी जो है वो मंगवाई है, और ये पूरे पंजाब में वहाँ मार्चरी है जो UK से इंपोर्ट हुई है। तो इसके अंदर 40 डेड बॉडीज़ की गुंजाइश है। तो सिविल वर्क हो चुका है, तो जैसे इंस्टॉल होंगी कि हम 40 जो नॉर्मल डेड बॉडीज़ हैं वो हम रख सकते हैं। अक्सर डेड बॉडीज़ हमारे पास वो आती हैं जो लोगों ने अमानतन रखनी होती हैं, जिनके डेथ हो जाती है और वो उनको रखते हैं, या वो डेड बॉडीज़ जो अभी पोस्टमार्टम जिनका होना होता है और वो अच्छी हालत में होती हैं वो हैं। अदरवाइज़ जो दूसरी डेड बॉडीज़ होती हैं वो पोस्टमार्टम के बाद पुलिस उनको अपनी कस्टडी में ले जाती है। हम देखते हैं कि एक तो किसी के लवाहिकीन में से कोई रखवा जाता है कि जी बाहर से उनके आने हैं तो 2 दिन के लिए अमानत रखवानी है, 4 दिन के लिए रखवाना है, और बाज़ का हम देखते हैं कि 6 रोज़ पुरानी जो डेड बॉडीज़ हैं वो रोड पे मिलती हैं, 7 दिन पुरानी, 10 दिन पुरानी। तो उनकी जो हालत होती है उसको फिर किस तरह से देखा जाता है, क्योंकि यहाँ तो इनको आप फ्रीज़र में रख देंगे यहाँ जो जगह है, लेकिन जो डेड बॉडी हम देखते हैं कि उसमें डिकम्पोजिशन का काम अमल शुरू हो जाता है। पुरानी डेड बॉडी है, कई रोज़ के बाद मिली है, उसका क्या कहते हैं जी प्यूट्रीफेक्शन जो प्रोसेस शुरू हो जाता है मरने के बाद, तो ऐसी डेड बॉडीज़ जो है वो पुलिस अपनी कस्टडी में लेती है, और पुलिस आकर उनका पोस्टमार्टम करवाती है, और वो पुलिस ही अपनी कस्टडी में ले जाकर उसको दफना देती है, DNA टेस्ट करा के दफन कर दिया जाता दफन करती है, DNA टेस्ट करा के वो दफन करते हैं। उसका हमारी यूनिवर्सिटी से या हॉस्पिटल से या निश्तर से कोई किसी किस्म का लिंक नहीं है।
क्योंकि उनको फौरी तौर पर पोस्टमार्टम के बाद पुलिस के हवाले कर दिया जाए। हवाले कर दिया जाता है। बिल्कुल पुलिस को भी फौरी तौर पर कहा जाता है कि अपनी डेड बॉडीज बिल्कुल उनके एसओपीज़ में शामिल कर दिया गवर्नमेंट ने कि पुलिस फौरी तौर पे डेड बॉडी पोस्टमार्टम के बाद डिस्पोज कर लेगी, वो खुद ले जाएगी। अगर कोई रखवाना चाहे तो उसके लिए यहाँ पर वो लिखवाना चाहे जो एक साफ़ सुथरी डेड बॉडी होती है उसको लिखवाना चाहे किसी वजह से कि उसके लवाकिन नहीं आए या वो डेड बॉडी है अभी उसको टाइम है पोस्टमार्टम में और उस अच्छी हालत में है, तो वो भी हम इस मॉर्चरी में रखेंगे जहाँ पर फ्रीजर्स हैं हमारे पास 40 के करीब जगह 40 के करीब हमारे पास गुंजाइश होगी। एक आधे महीने में ये फंक्शन मुकम्मल हो शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल हमने ये आपको दिखाया मुर्दा खाना के हवाले से, और 40 से करीब जहाँ पर जो मुख्तलिफ यूनिट हैं वो यहाँ पर पहुँचा दिए गए हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो इनका जो अब इनको इंस्टॉल करने का अमल होना है, इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर जो डेड बॉडीज़ हैं उनको यहाँ पर महफूज तरीके से रखा जा सकेगा। और इस वजह से वाइस चांसलर निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी ने ये भी क्लियर किया कि जो डेड बॉडी पुलिस को मौसूल होती है और पुलिस आकर उसका पोस्टमार्टम कराती है तो उसके बाद उसको पुलिस के हैंडओवर कर दिया जाता है ताकि वो उसे अमानतन दफन करें या लवाकिन के हवाले करें, ये पुलिस पर डिपेंड करता है। लेकिन निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में जो डेड बॉडीज़ आती हैं उनको यहाँ पर कुछ दिनों के रखा जाता है, उसके बाद लवाकिन के हवाले कर दिया जाता है। और उसके लिए अब तकरीबन 40 के करीब जो फ्रीज़र हैं वो यहाँ पर इंस्टॉल किए जा रहे हैं। हम इससे मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, से हमने आपको निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से डिटेल्स बताई और हमारे साथ वाइस चांसलर निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी मौजूद है। हम इस वक्त पहुँचे एग्जामिनेशन हॉल में। निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी पहले निश्चित कॉलेज था, उसके बाद यूनिवर्सिटी का क्या अमल में लाया गया, निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी में कौन कौन से एग्ज़ाम हो रहे हैं और कौन कौन से शोबाजात का बाकायदा आगाज़ कर दिया गया है, सारी सूरत में बात करेंगे। क्योंकि पहले हम देखते थे कि निश्तर में जब भी एग्जामिनेशन होते थे तो यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के थ्रू होते थे। अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने अपने एग्ज़ाम और अपनी डिग्री भी देना शुरू की हुई है, तो इस पर हम बात करेंगे। सर बताइएगा इस कामयाबी को हम किस तरह से देखते हैं कि पहले हम देखते थे कि यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज सारा कुछ देख रही होती थी, अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मामलात को देख रही है। कौन कौन से शोबाजात पर अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी डिग्रियाँ जारी कर रही है? एक्चुअली पहले यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज के अंडर सारे मेडिकल कॉलेजेस थे। जब से ये निश्तर मेडिकल कॉलेज अपग्रेड हुआ टू द मेडिकल यूनिवर्सिटी तो उसके बाद से ये शोबा बनाना ज़रूरी था। और जैसे मैंने ये चार्ज लिया तो एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट को हमने इस्टेब्लिश किया और आज अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एग्ज़ामिनेशन डिपार्टमेंट जो है इट इज़ इक्वल टू एनी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी के जो गैजेट्स वहाँ हैं वो हमारे पास हैं। जो हमारी टीम अपनी है, हमने कोई हायरिंग नहीं की, इस वक्त भी हमारी ज़ाती टीम जो हमारे फैकल्टी की है वही इसको लुक आफ्टर कर रहे हैं। यहाँ के कंट्रोलर भी हमारे प्रोफेसर ऑफ सर्जरी हैं और इस वक्त जितनी सीक्रेसी यहाँ की हो सकती है वो मैक्सिमम है। आज तक कभी कोई क्वेश्चन पेपर की कोई रूमर नहीं आई कि कोई लीक हुआ हो या किसी की आंसर शीट्स या रिज़ल्ट्स के ऊपर कोई इफ़ेक्ट पड़ा हो। तो बहुत से सारे एग्ज़ाम्स इस वक्त हम ले रहे हैं, एंटी टेस्ट भी यही ले रहे हैं और सारी फैक्टिशियस भी यही लगाते हैं, कंडक्ट ब्रांच भी इनके पास है और सारे पेपर प्रिंटिंग यही होती है और डिग्री अवार्डिंग सेल भी हमारा बना हुआ है और डिग्रीज हमारी प्रिंट भी जो है ना वो नहीं कराची प्रिंटिंग जो प्रेस है जहाँ करेंसी होती है। जिस तरह सर बता रहे थे कि यहाँ पर पेपर तैयार होना, पेपर की मार्किंग और सारा कुछ जो मामलात हैं वो यहाँ पर एग्जामिनेशन हॉल जो ब्रांच है वो देखती है। सबसे एक पहले मैं इसकी तरफ आऊँगा, शफाफियत पे बात करेंगे। पहले हम आते हैं कि जब यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज अपने एग्ज़ाम का इनेकाद करा रही थी या उसके बाद निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी संभाली तो मेन चीज़ आ जाती है कि पेपर का जो तरीक़ाकार है, पेपर में जो क्वेश्चनिंग आती है उसके मेयार को भी बरकरार रखना। तो इसको आप लोग किस तरह से देख रहे हैं बाकी यूनिवर्सिटी के साथ कम्पीट करके? हाँ जी, सबसे पहले हमारा होता है पेपर फॉर्मेटिंग जिसे कहते हैं। वो हम इंटरनल भी बनवाते हैं और बाहर से भी, यानी हमारे इंटरनल एग्जामिनर्स भी होते हैं, उनसे पेपर फॉर्मेटिंग करवाते हैं। बाहर के लोगों को भी जो कॉलेजेस से वहाँ से पेपर फॉर्मेटिंग के लिए हम लोग बुलाते हैं। फिर उनके बाद फॉर्मेटिंग के बाद उसका फाइनल प्राइमरी पेपर सेटिंग होती है। उसके बाद जो फाइनल पेपर सेटिंग होती है, हमारी सीक्रेसी जो फॉर्मेटिंग सेक्शन है उन पेपर में से सिलेक्ट करके उनको पेपर को फॉर्मेट करते हैं और देन वी शैल कंडक्ट द एग्ज़ाम। शफाफियत के हवाले से बात कर लेंगे। ये होता है कि उसमें हम ये सीक्रेसी इतनी मेंटेन्ड है कि नो बॉडी कैन एंटर। पेपर जो फॉर्मेटिंग सेक्शन है वो बिल्कुल प्योरली एक ही बंदे के कंट्रोल में होता है और उसके मर्ज़ी के बगैर कोई बंदा अंदर जा नहीं सकता। और जो फॉर्मेटिंग है वो हम बहुत सीक्रेट तरीके से करते हैं। जो पेपर बाहर से आते हैं, इंटरनल होते हैं, उनको हम रीअसेस करके जो हमारा
खुद कंट्रोलर साहब खुद करते हैं, खालिद कुरैशी साहब, वो उनको अच्छे तरीके से मेंटेन करके बनाते हैं। मजीद कितने कॉलेजेस एफिलिएट हो चुके हैं यहाँ? कॉलेजेस हमारे पास तो अभी तक NIT हमारे अभी जो कॉन्स्टिट्यूट कॉलेज हैं वो निश्तर इंस्टीट्यूट ऑफ डेंटिस्ट्री है, बर्न यूनिट हमारे साथ है, निश्तर कॉलेज ऑफ नर्सिंग हमारे साथ है, तो अलाइड कॉलेज है जो अलाइड मेडिकल जिसके अंदर BS और डिप्लोमा प्रोग्राम चल रहे हैं वो हमारे साथ है। इसके साथ साथ हमने रिक्वेस्ट की है गवर्नर साहब से कि हमें एफिलिएशन की भी इजाज़त दी जाए ताकि ये DG खां मेडिकल कॉलेज, रहीम यार खां और बहावलपुर भी हमारे एफिलिएट हों, प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस हमारे साथ हैं। यहाँ पर एफिलिएट हो गए तो फिर तो काफ़ी नेटवर्क वसी हो जाएगा। नेटवर्क इस यूनिवर्सिटी का ज़्यादा वसी हो जाएगा और दायरा। इस प्रोग्राम के हवाले से भी इसमें बिल्कुल, हमने MS प्रोग्राम भी शुरू किया हुआ है। हमने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में हमने PhD भी शुरू करने जा रहे हैं और नर्सिस का सबसे बड़ा जो हमने किया पूरे साउथ में MSN प्रोग्राम जो नर्सिंग का है वाहद निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी करवा रही है। पहले बच्चियों को जो है वो UHS में जाना पड़ता था। फ्यूचर गोल्स क्या हैं इस वक्त? फ्यूचर गोल्स ये हैं कि वी वांट टू टेक ओवर ऑल द एग्जामिनेशंस इन फ्यूचर। इस वक्त 3rd ईयर MBBS तक हम एग्ज़ाम ले रहे हैं, अगले 2 साल में हम फाइनल ईयर तक पहुंच जाएंगे और उसके बाद UHS से हमारा अलग से हो जाएगा और हम खुद इंडिपेंडेंट डिग्री अवार्डिंग बन जाएंगे सब शोबाजात में, BDS में भी। ये इस वाले से आपने एग्जामिनेशन हॉल के हवाले से जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसके वास्ते डिटेल जानी। निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी ने किस तरह से आगाज़ किया और अब कहाँ तक पहुँच चुका है, और अब निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जो निश्तर के 7 कॉलेजेस हैं जिसमें डेंटल कॉलेज है, नर्सिंग कॉलेज है, लाइट है, उनको इस हवाले से एग्जामिनेशन की सर्विस फ्राहम करा। उसके हवाले से मज़ीद भी हम बात करेंगे कि मज़ीद निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी किस तरह से वर्किंग कर रही है। हमारे साथ रहेगा, मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात करें निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के हवाले से, हम इस वक्त पहुंचे हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के निश्तर रिसर्च काउंसिल में। यूनिवर्सिटी में रिसर्च के हवाले से कितना काम हो रहा है और हम कंपेयर भी करते रहते हैं। और साउथ पंजाब में जो निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी है ये वो वाहिद इदारा है जहाँ पर ये सारा कुछ स्टूडेंट्स के थ्रू भी कराया जा रहा है। उसके अलावा हम जानेंगे कि कितने जर्नल अब तक पब्लिश हो चुके हैं और किस तरीके से काम हो रहा है यहाँ पर। तो हमारे साथ मौजूद है निश्तर रिसर्च काउंसिल के जो हेड हैं डॉक्टर हामिद, ज़रा उनसे जानेंगे और हमारे स्टूडेंट्स भी इनके मौजूद होंगे, उनसे भी ज़रा बात करेंगे। डॉक्टर साहब बताइएगा, निश्तर रिसर्च काउंसिल का बेसिकली पर्पस क्या है, अब तक किस हद तक आपके जो रिसर्च आर्टिकल हैं वो पब्लिश हो चुके हैं, स्टूडेंट्स को किस हद तक मौका दिया जाता है? हम लोगों ने निश्तर रिसर्च काउंसिल को इस्टेब्लिश किया था विद अ विजन कि हमारे जो स्टूडेंट्स नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर compete करते हैं, बिकॉज के रिसर्च एक इमर्जिंग जो है वो डोमेन है और हमारे बच्चे जो है वो जब अनट्रेंड होकर निकलते हैं तो बहुत सारे नेशनल और इंटरनेशनल बच्चों से compete नहीं कर सकते। तो हमने उस विज़न के साथ इसको इस्टेब्लिश किया कि बच्चों को प्रॉपर नो हाउ दिया जाए कि रिसर्च प्रोजेक्ट को डेवलप कैसे करते हैं, उसका डाटा कैसे कलेक्ट करते हैं, फिर एनालिसिस कैसे होता है और फिर आपने लिख कर उसको पब्लिश कैसे कराना होता है। हमने ये 2017 के अंदर स्टार्ट किया था व्हेन आई स्टार्टेड टू होल्ड द चेयर ऑफ द डिपार्टमेंट, और डिपार्टमेंट ऑफ फिजियोलॉजी ने जो है वो अंडर ग्रेड रिसर्च की जो है बुनियाद रखी थी और फिर उसी से हमने NRC को इवॉल्व किया। इदारे को तकरीबन 6 साल हुए हैं, तो 6 साल में अचीवमेंट की अगर हम बात करें तो किस हद तक कंप्लीट कर सके हैं? हम लोग जो है वो ऑलमोस्ट 1 साल के अंदर जो है वो 18 से 25 प्रोजेक्ट्स जो है उसको इनिशिएट करते हैं और हर साल हमारे जो हैं वो 7 से 8 प्रोजेक्ट जो है पब्लिकेशन में चले जाते हैं। हम लोगों ने अपने बच्चों को जो है वो तमाम के तमाम जितने भी इंटरनेशनल या नेशनल जो आपके कॉम्पिटिशन्स पाकिस्तान में हो रहे होते हैं उस पर भेजा है। हमने इनको आगा खान भेजा, हमने इनको ख्वाजा सफदर भेजा, हमने इनको फिजियोलॉजी में डॉक्टर्स की तो बात होती है कि निश्चयन हर जगह पहुंचे होते हैं, रिसर्च में भी कंपटीशन में आ गए। और अगर आप बाहर निकल कर देखें तो पिछले 5 साल से मेरा ही जो डिपार्टमेंट है और मेरे जो ट्रेन किए हुए बच्चे हैं वो तमाम के तमाम नेशनल जो कॉम्पिटिशन हैं उस पर फर्स्ट पोजीशन ले रहे हैं। हमने जो है वो अभी इस साल जो है वो साउथ एशिया की जो फिजियोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस हुई है उसके अंदर हमने 5 प्रोजेक्ट्स भेजे थे और हमारे जो टॉप के 2 प्रोजेक्ट्स थे उन्होंने टॉप 2 पोजीशंस वंस अगेन हासिल किए हैं। एंड दिस ट्रेंड इज़ समथिंग जो कि पिछले 5 साल से कॉन्टिन्यूली चल रहा है। मेरे ही बच्चे जो है वो बाकी मेडिकल कॉलेजेस में जाकर कम्पीट करते हैं और वही जाकर मेजॉरिटी पोजीशंस लेकर आ रहे हैं। एक और हमने काम किया कि हमने इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ के साथ कंबाइन टुगेदर करके और कोशिश की कि बच्चों को जो है इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव दिया जाए। और पिछले साल हमने जो है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स के साथ एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था जिसमें हम अपने बच्चों को और अपने जो डॉक्टर्स और जो हमारे नर्सेज हैं उसको ट्रेन करा रहे थे फॉर द इम्प्रूवमेंट ऑफ द डेवलपिंग न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस एंड द
एग्जिस्टेंस ऑफ हमारे जो बच्चे होते हैं उनकी न्यूरोलॉजिकल ग्रोथ के लिए हमने ट्रेनिंग कराई थी, जिसको बिल्डिंग बेबी ब्रेन बोला था। आज उसकी जो ग्रांट है ना वो NIH यूनाइटेड स्टेट से जो है अप्रूव हुई है। सर जो है उसके पेट्रन इन चीफ हैं और मैं उसकी जो है वो फील्ड सुपरवाइजरशिप जो है वो दे रहा हूँ। तो ये 3 हमारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो आज की तारीख के अंदर जो चल रहे थे, जिनका आज टाइम था कि उन्होंने आज आकर डिस्कस करना था, वो तीनों बच्चे जो हैं वो आए हुए हैं। दे विल एक्चुअली टेल यू अबाउट देयर ओन प्रोजेक्ट्स। उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। पहले ज़रा बताइएगा, निश्चित रिसर्च काउंसिल के हवाले से आपने स्टार्ट किया तो यहाँ पर कैसे एक्सपीरियंस रहा और अब तक आपका प्रोजेक्ट कहाँ तक पहुँचे? हमारा प्रोजेक्ट जो है वो ऑन इट्स वे है और हम ऑलमोस्ट कंप्लीशन पे है, बस पब्लिश होने वाला है जर्नल में। और निश्तर रिसर्च काउंसिल जो है ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट है निश्तर के लिए, क्योंकि निश्तर में रिसर्च का जो कॉन्सेप्ट था वो बिल्कुल भी प्रमोट नहीं हो रहा था। तो डॉक्टर हामिद की मदद से और हमारे वाइस चांसलर की मदद से हम लोगों ने ये काउंसिल को फॉर्मुलेट किया और इसकी वजह से बहुत सारे बच्चे रिसर्च की तरफ प्रमोट हो रहे हैं और उनको इसकी आपस में भी कंपटीशन है और यहाँ पे वर्किंग प्रॉपर हो रही है? जी बिल्कुल, स्टूडेंट्स आपस में इंटरेक्ट करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, अपने सुपरवाइजर से सीखते हैं और उनके नॉलेज को आगे प्रमोट करते हैं और अपने जूनियर्स को सिखाते हैं। तो इस तरह निश्तर रिसर्च काउंसिल बहुत ज़्यादा हेल्प कर रही है रिसर्च को। करिए, अच्छा आप बताइए क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम है सलमान नदीम और हमारा भी प्रोजेक्ट चल रहा है और डाटा कलेक्शन हो गया, राइटअप चल रहा है उसका। तो ये है कि फिजियोलॉजी डिपार्टमेंट डॉक्टर हामिद की तरफ से हमें बहुत सपोर्ट मिलती है। डॉक्टर हामिद जो है हमें साथ बिठा के सारा काम सिखाते भी हैं रिसर्च का, ना सिर्फ के ख़ुद नहीं, ज़्यादा कोशिश यही करते हैं कि बच्चों के थ्रू काम कराएं ताकि हम लोगों को काम भी आए और ताकि हम आगे लोगों को सिखा भी सकें। और दूसरा ये कि हमने अभी रिसेंटली एक पेपर भी प्रेजेंट किया पाकिस्तान फिजियोलॉजिकल सोसाइटी की कॉन्फ्रेंस के अंदर, 18th कॉन्फ्रेंस थी, तो उसमें हमने एक पोजीशन भी सिक्योर किया है। और इसके अलावा हम एक फिजियोलॉजी का इंटरनेशनल क्विज़ होता है पूरी एशिया के अंदर, उसमें भी हम लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर गए थे, तो उसमें भी फाइनलिस्ट हमारी निश्ते की टीम आई थी। सर, जिस तरह स्टूडेंट अपनी अचीवमेंट बता रहे हैं और प्रोजेक्ट भी बता रहे हैं, हम अमूमन देखते हैं कि यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च पर उस हद तक फोकस नहीं किया जाता। तो आप मैसेज क्या देना चाहेंगे कि कितना लाजमी है और इसको मज़ीद किस तरह से प्रमोट किया जा सकता है, मज़ीद एक्सटेंड किया किस तरह से किया जा सकता है? इसकी प्रमोशन में मेनली मेडिकल स्टूडेंट्स का शामिल होना बहुत ज़रूरी है। अगर इनको हम अभी से रिसर्च की मेथडोलॉजीज़ नहीं सिखाएंगे और इनको पेपर राइटिंग नहीं सिखाएंगे, ये ओरिजिनल वर्क नहीं करवाएंगे, तो ये बाद में अच्छे डॉक्टर्स कैसे बनेंगे और फिर फर्दर रिसर्च को कैसे लेकर चलेंगे। इसीलिए यहीं पर इनकी ये रिसर्च प्रोजेक्ट्स इनके लिए भी अहमियत रखते हैं और हमारे लिए भी लगते हैं। तो इनके लिए अनकरीब हम इनका भी जर्नल प्रिंट करेंगे, जो स्टूडेंट्स का मेडिकल जर्नल होगा, जिनके अंदर जितनी पब्लिकेशन अब तक हो चुकी हैं वो सारी उसके अंदर पब्लिश होंगी। उसके अंदर सारी पब्लिकेशन होंगी निश्तर के। करना चाहती हूँ वीसी साहब की रेफरेंस से। अभी कुछ अर्सा पहले वीसी साहब ने एक प्रोजेक्ट शुरू करवाया हुआ था, नॉट ओनली फॉर स्टूडेंट्स बट ऑल्सो फॉर टीचर्स। एम हेड ऑफ डिपार्टमेंट इन बायोकेमिस्ट्री, सर ने एक प्रोजेक्ट मुझे दिया था सारी फैकल्टी के लिए और उसकी डोनेशन भी सर की तरफ से थी। तो अब उसी की बाद मेरा एक पेपर पब्लिश हो रहा है, अभी एक्सेप्ट हुआ है स्प्रिंगर नेचर में, जिसका 20 इम्पैक्ट फैक्टर है, एक्सेप्ट हो गया और मोस्ट प्रोबेबली वो मुझे बुलाएं भी सही, सिर्फ ड्यू टू सर के सर ने वो सारा प्रोजेक्ट खुद देखा, उसको उसकी सारी पेमेंट की और उसी रिसर्च आगे प्रमोट की। यानी सिर्फ टीचर्स, बच्चों के लिए नहीं, टीचर्स के लिए भी सर की काफ़ी काविशों से अल्हम्दुलिल्लाह कि अब हमारा 20 इम्पैक्ट फैक्टर में पेपर और ड्यू टू सारा क्रेडिट जाता है निश्तर कोर्स तक। इसमें काविशें शामिल हैं वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की, जिसकी वजह से हम देख रहे हैं कि रिसर्च काउंसिल का भी यहाँ पे आगाज़ हुआ। उसके अलावा हमने निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के बाकी शोबा जात भी देखे, एग्जामिनेशन हाल भी देखा, अब कि वहाँ पे 222 से एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए। तो ये सारी अचीवमेंट होती हैं जिसके ज़रिए जो आज ये सारे को दिखाने का मकसद भी ये है कि हम आपको दिखा सकें कि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब में और पूरे मुल्क में किस तरह से मेडिकल में सर्व कर रही है। हम मज़ीद बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हमने आपको निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के मुख्तलिफ शोबाजात दिखाए और वहाँ पर हमने फैकल्टी से भी बात की, स्टूडेंट से भी बात की, हमारे साथ वाइस चांसलर निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी भी मौजूद थे। अब हम पहुँचे हैं निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी के कॉलेज ऑफ फार्मेसी में, जिसका आगाज़ होने जा रहा है और उस हवाले से तमाम तर यहाँ पर तैयारियाँ हैं वो मुकम्मल की जा रही हैं, आखिरी मराइल में दाखिल हैं। और फार्मेसी कॉलेज के आगाज़ के बाद यकीनन निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी मज़ीद एक हम कह सकते हैं कि एक बेहतर तरीके से इस खित्ते को सर्व कर रही होगी और यहाँ पर स्टूडेंट्स की हमें काफ़ी बड़ी तादाद भी देखने को मिलेगी। इस पर बात करने के बाद में मौजूद हैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर कॉलेज ऑफ फार्मेसी डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब। उनसे बात करते हैं कि वो इसके बारे में क्या कहते हैं। सर बताइएगा, कॉलेज
कॉलेज ऑफ फार्मेसी का आगाज़ यकीनन एक बहुत बड़ा इकदाम है निश्चित मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से, और जब जी मुकम्मल तौर पर इसका आगाज़ हो जाएगा तो हम देख सकेंगे कि इस खित्ते में पहला मेरे ख्याल में कॉलेज होगा जो कि फार्मेसी के रेलिवेंट होगा। तो अब तक इसकी तैयारियाँ कहाँ तक पहुँची हैं, कब तक आगाज़ करने जा रहे हैं, क्या क्या तैयारियाँ हो चुकी हैं? शुक्रिया जी आपका। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह है कि आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि ये कॉलेज जो है पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में पहला कॉलेज है जो कि यूनिवर्सिटी अपने रिसोर्स से बना रही है, और ये राना अल्ताफ़ साहब का हमारे जो वाइस चांसलर हैं प्रोफेसर, उनका ये इनिशिएटिव था और जिसको हमने उनकी गाइडेंस के तहत परवान चढ़ाया है। इसकी हमें मंजूरी सारी सिंडिकेट से मिल चुकी हुई है और अब हम इसके टेंडरिंग प्रोसेस में हैं, और इसके अलावा हमारा फार्मेसी कॉलेज का जो काउंसिल है उसका विज़िट एक्सपेक्टेड है नेक्स्ट मंथ में। इसी दौरान हमारी फैकल्टी जो है, फैकल्टी भी हमारे पास तकरीबन है, मेरे पास इस वक्त 4 PhD हैं और 9 और के 10 हमारे पास MPhil हैं जो फार्माकोलॉजी के डिफरेंट सब्जेक्ट्स में हैं। फार्मेसी काउंसिल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको आप लोग अचीव कर चुके हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल अचीव हो रही हैं। इवन के ईच लेक्चर थिएटर की पैमाइश के हिसाब से उसी तरह है, पर्पस बिल्ड है। लेक्चर थिएटर्स वैसे हैं, लैब्स जितनी चाहिए वो सारी अवेलेबल है हमारे पास। अब यानी इंफ्रास्ट्रक्चर सारा अवेलेबल है। अब जो माइनर डिटेल्स हैं, लैब्स के इंस्ट्रूमेंट्स, उनके टेंडरिंग प्रोसेस हो चुकी हुई है और फैकल्टी के लिए जो ऑर्डर्स हैं वो भी हमारे इशू होने वाले हैं। अप्रूवल के बाद डिफॉर्म का आगाज़ कर दीजिए। इंशाल्लाह डी फॉर्म की क्लासेस, फॉर्म डी की क्लासेस जो है हमारी दिसंबर में शुरू हो जाएंगी। स्टार्ट में स्टूडेंट्स की तादाद के हवाले से 100 सीट्स हैं जो कि हमने अप्लाई की हैं, 150 है लेकिन 100 तक के करीब हमारा एडमिशन होगा, और इंशाल्लाह इसको हम फिर 3 साल के बाद हम इसको 150 पे ले जाएंगे, और जो हमारा प्रोजेक्ट है उसके हिसाब से ये इवनिंग क्लासेस भी इसमें 3 साल बाद होंगी। और फ्यूचर प्लानिंग भी तैयारी ये है कि अभी जब फॉर्म डी का पहला बैच निकलेगा तो हमारा इंशाल्लाह इरादा है और ज़रूर इसमें होगा कि हम इसका MPhil भी करवाएंगे और इसको PhD तक लेके जाएंगे। और इसकी वजह से ये होगा कि हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर के, जैसे प्राइवेट सेक्टर में बहुत ज़्यादा फ़ीसें हैं, तो हमने इसकी फ़ीस गवर्नमेंट सेक्टर वाली रखी हुई है जो कि 1/3 का 25% या 30% ऑफ द प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस है। और आपको पता है फिर निश्तर यूनिवर्सिटी के हिसाब से उसके जो लेवल होगा वो ये फैकल्टी भी हमारी बेहतरीन फैकल्टी है। एजुकेशन देख सकेंगे आप। इंशाल्लाह पूरे तरीके से होगा। और अंडर लेक्चर थिएटर लैब वगैरह लैब भी हैं, बिल्कुल अपनी लैब्स हैं जो कि हम अपनी निश्तर मेडिकल कॉलेज की लैब इस्तेमाल नहीं होंगी, इसमें अपनी लैब इस्टेब्लिश हो रही हैं, सारी जो रिक्वायर्ड लैब्स हैं 5 साल जो हैं वो यहाँ पर स्टैब्लिश की जाएगी। हमारे साथ बाकी डॉक्टर्स भी मौजूद हैं। डॉक्टर तारिक पिज़ादा मौजूद हैं। सर बताइएगा, निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जानिब से अब निश्तर जो फार्मेसी कॉलेज का आगाज़ क्या समझते हैं? निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी अब वो जो हम पहले देखते हैं कि निश्तर कॉलेज था, फिर यूनिवर्सिटी बन गई, फिर अब उसके कॉलेजेस बन रहे हैं, तो ये कैसा आप इसको देख रहे हैं, इसका कामयाबी को कैसे देख रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम जी। ये एक जैसे होता है ना कि एवोल्यूशन का एक प्रोसेस है, तो वो मेरा ख्याल है वी आर गोइंग थ्रू दैट फेज़ कि स्टार्ट में सिर्फ यूनिवर्सिटी थी, अब उसके साथ उन्होंने जो है नर्सिंग कॉलेज BSN MSN नर्सिंग अब वो शुरू हुई है, फिर HND है। अब डिफरेंट प्रोग्राम जो यूनिवर्सिटी के होने चाहिए। यूनिवर्सिटी का जो पर्पज़ है वो बेसिकली एजुकेशन है, जिसको हम जो है वो एक और लैंडमार्क जो है वो अचीव करने जा रहे हैं इन दिसंबर, इस शक्ल में कि फार्मेसी कॉलेज जो है वो वर्क करने जा रहा है। तो इंशाल्लाह हमारा जो ख़ित्ता है वो अब जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि एक मिनिमम फ़ीस के साथ जो है वो मैक्सिमम क्वालिटी एजुकेशन जो है वो उनको मिलेगी। फोकस कीजिएगा। डॉक्टर्स बाकी भी हमारे साथ मौजूद हैं। सब बताइएगा, पहले तो मुबारकबाद के इतना बड़ा आप लोग कामयाबी हासिल करने जा रहे हैं। किस हद तक ये बेहतर साबित होगा, किस तरह से आप कम्पीट कर सकेंगे? क्योंकि हम देखते हैं कि फार्मेसी के वाले स्पेशली कॉलेजेस की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है, डिमांड भी हम देखते हैं। स्टूडेंट्स मेडिकल में नहीं जा सकते वो फार्मेसी में आ जाते हैं। तो निश्तर का कॉलेज होगा तो वो किस तरह से आप कम्पीट किस तरह से कर सकेंगे? जी बहुत शुक्रिया आपका। असल में ये जो स्टेप है जे हमारे मोहतरम VC साहब डॉक्टर अल्ताफ़ राना साहब और डॉक्टर अब्दुल कादिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उन्हीं का इनिशिएटिव था कि हम यहाँ पर निश्तर में कोई क्लिनिकल फार्मेसी सर्विसेज या ऐसा कोर्स स्टार्ट करें, क्योंकि निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी जब से बनने के बाद यहाँ पे नए प्रोग्राम शुरू करने थे, तो हम वाहिद मेडिकल यूनिवर्सिटी साउथ पंजाब या पूरे पंजाब में हैं तो पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी जो अपने ऑन कैंपस फार्म डी स्टार्ट करने जा रही है। तो इंशाल्लाह हमारा ये प्रोग्राम यूनिक इस हैसियत से होगा कि जो हमारे पास जो फार्मेसी ग्रेजुएट्स होंगे, जो हम क्लिनिकल सर्विसेज जो कि बाकी प्राइवेट जो इंस्टीट्यूशन हैं उनके पास
हॉस्पिटल्स नहीं हैं, टर्शरी के किस लेवल के हॉस्पिटल नहीं है उनके नहीं है, वो हमारी ही हमारे ही हॉस्पिटल को इस्तेमाल करते हैं, बल्कि कुछ दिन लेते हैं। बल्कि हम ये समझते हैं कि तीसरे साल से जब हम फार्मेसी प्रैक्टिस की क्लास स्टार्ट करेंगे तो हमारे जो बच्चे होंगे, ग्रेजुएट्स होंगे, जो वो उनकी जो क्लिनिकल प्रैक्टिस होगी, जो कि आजकल के जदीद दौर में क्लिनिकल फार्मेसी की ज़रूरत है, ताकि जो डॉक्टर प्रेस्क्राइब कर रहा है मेडिसिन, वो प्रॉपर पेशेंट को उसकी एज और उसके प्रॉपर ट्रीटमेंट के हवाले से उसको दी जा सके, तो वो हमारे ग्रेजुएट ज़्यादा बेहतर साबित हो सकेंगे एज़ कम्पेयर टू प्राइवेट कॉलेजेस। तो इंशाल्लाह ये एक बड़ा अच्छा इजाफा होगा पब्लिक सेक्टर यूनिवर्सिटी में, और हमारे जो है निश्तर मेडिकल यूनिवर्सिटी में एक नया कोर्स का इजाफा होने जा रहा है, और सब लोग हम जो हैं इसके इसमें अपने खुशी का भी इजहार किया जाए। दिसंबर में कहा जा रहा है कि इसका बाकायदा पर आगाज़ कर दिया जाएगा। नाज़रीन, इस तरह बात करें कॉलेज ऑफ फार्मेसी को, हमारे साथ फैकल्टी मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं कि वो उसके बारे में क्या कहते हैं। मैडम बताइएगा, जिस तरह से अब कॉलेज ऑफ फार्मेसी का आगाज़ होने जा रहा है, पहले किस तरह से यहाँ पर जो एजुकेशन का सिलसिला जारी था फार्मेसी के एलिमेंट, अब कॉलेज ऑफ फार्मेसी के आगाज़ के बाद आप किस तरह से देख रही हैं? जैसा कि मसूद साहब ने बताया आपको कि हमारा ज़ाहिर है, देखिए हॉस्पिटल के साथ सारा ताल्लुक़ होता है। फार्मासिस्ट की भी जब तक ट्रेनिंग हॉस्पिटल में ना हो तो इम्प्लीमेंटेशन तो वो किसी चीज़ की नहीं कर सकते। हमें एडवांटेज जो है वो हमारे हॉस्पिटल का है। जैसे जो भी दूसरे इदारे के आते हैं उनको फिर MOU लेके यहाँ ट्रेनिंग के लिए उतना डिटेल्ड वो ट्रेनिंग कर नहीं सकते हैं। जो हमें फ़ायदा होगा या हमारे स्टूडेंट्स को जो इस हॉस्पिटल का फ़ायदा होना है कि उनकी क्लिनिकल ट्रेनिंग बहुत अच्छी हो जानी हम है। देखते हैं कि जो बाकी यूनिवर्सिटीज़ में उनमें उनके पास क्लिनिकल ट्रेनिंग के हवाले से वो निश्ता या बाकी किसी टर्शरी केयर में रेफ़र कर रहे होते हैं, तो यहाँ और हम देखते हैं कि निश्ता के जितने वार्ड्स हैं वहाँ पर फार्मासिस्ट के हवाले से जगह भी है, तो स्टूडेंट के लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। इंशाल्लाह हमें तो यही है कि बच्चे बहुत हमारे हर डिपार्टमेंट में, जैसे आपको पता है हमारा इतना बहुत बड़ा हॉस्पिटल है कि वहाँ फार्मासिस्ट की कितनी ज़रूरत है, तो यहाँ से इंशाल्लाह क्लिनिकली ट्रेंड होकर बच्चे जब निकलेंगे तो बहुत अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा। मैडम आप बताइएगा, जिस तरह मैडम बता रही थी कि स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लिनिकली उनके लिए काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव है, क्योंकि उनको एक जगह भी मौजूद होगी, डॉक्टर्स भी अवेलेबल वहाँ पे होंगे, उसके अलावा पेशेंट भी होंगे, तमाम तरह वो चीज़ें वहाँ पर प्रैक्टिकल कर सकते हैं। उसके साथ साथ बताइएगा लैब के हवाले से और उसके साथ साथ जो बाकी वर्किंग है उसके लिए आप लोग मुकम्मल तौर पर रेडी हैं? हाँ जी, बिल्कुल ऑलमोस्ट, क्योंकि काम तकरीबन कई सालों से 2-3 सालों से इस पर हो रहा है। अब तो ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। विद इन 1 और 2 मंथ इट विल बी स्टार्टेड इंशाल्लाह। और इसके अलावा रिसर्च की जो एक्टिविटीज़ हैं वो भी बहुत अच्छी परफॉर्म होंगी, क्योंकि अपना यहाँ पर रिसर्च एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा होती हैं, टॉपिक्स की वैरायटी बहुत ज़्यादा है, और क्लिनिकल टॉपिक्स आप ले सकते हैं और डायरेक्टली पेशेंट्स पर आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं अपने, और डिफरेंट टॉपिक्स इवेलुएट कर सकते हैं। तो बस वैरायटी बहुत ज़्यादा है इंशाल्लाह, और क्लिनिकल अटैचमेंट की वजह से ही ये ज़्यादा अचीवमेंट होगी। लेकिन इस हवाले से डॉक्टर्स का यही कहना है कि ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव साबित होगा, और जो हमने आपको सिचुएशन दिखाई, हमने आपको मुख्तलिफ शोबाजात में लेके गया, उसके बाद आखिर में हम कॉलेज ऑफ फार्मेसी में भी आए, जिसका आगाज़ 1-2 माह में होने जा रहा है। और यकीन इसके आगाज़ के बाद हम देखेंगे कि साउथ पंजाब में जो हेल्थ के हवाले से एजुकेशन है उसमें मज़ीद ज़्यादा हमें बेहतरी और इम्प्रूवमेंट नज़र आएगी। अब देखना ये है कि इसका आगाज़ कब से, दिसंबर का अभी तक टाइम दिया जा रहा है, अब देखना ये कि इसके आगाज़ के बाद क्या सूरत बनती है। आज के प्रोग्राम से अपने मेज़बान बिलाल खान नियाज़ी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बान।